हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1, और हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि यूरोप में अलग अलग समाज था। जैसे कि हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यूरोप था, ठीक है ना, यूरोप में अलग अलग समाज था। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जो थे वो जर्मन भी बोलते थे, अंग्रेजी भी बोलते थे, फ्रेंच भी बोलते थे, इटली भी बोलते थे, है ना, यानी कि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। ठीक है, 19th सेंचुरी से पहले यूरोपीय समाज जो था वो दो असमान रूपों में विभाजित था, डिवाइड था। ठीक है, असमान, ठीक है ना, दो असमान भागों में विभाजित था। इसमें कौन कौन से भाग थे? तो पहला था उच्च वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग। ठीक है, और दूसरा था निम्न वर्ग यानी कि जो कृषक वर्ग होते थे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि उच्च वर्ग जो कुलीन वर्ग है उसमें कौन लोग हैं। ठीक है, तो उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग, जो यूरोपियन समाज था 19th सेंचुरी से पहले, वो दो असमान रूप में विभाजित था, जिसमें कि एक जो भाग था वो था उच्च वर्ग का और दूसरा जो भाग था वो था निम्न वर्ग का। ठीक है, तो देखिए उच्च वर्ग में क्या क्या इसकी मतलब विशेषता ही है एक तरह से। ठीक है ना, जैसे आपको लिखने के लिए अगर आ जाए उच्च वर्ग की विशेषता तो उसमें आप यही लिखेंगे कि इसमें कम जनसंख्या थी। ठीक है, उच्च वर्ग का वर्चस्व जमाने, उच्च वर्ग जो था वो वर्चस्व जमाने वाला था। ठीक है ना, मतलब कि उच्च वर्ग का वर्चस्व पूरा कायम था। ठीक है, जमींदार यानी कि ढेर सारे खेतों के मालिक, जमींदार कौन थे? जिनके पास बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे खेतों के जो मालिक होते थे वो जमींदार कहलाते थे। सभी अधिकार दिए जाते थे इनको, यानी कि जो उच्च वर्ग है, कुलीन वर्ग है, इन्हें सभी प्रकार के अधिकार दिए जाते थे। ठीक है, समझ गए कि जो उच्च वर्ग है उनकी जनसंख्या कम थी, इनका जो वर्चस्व था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इनके पास जो बहुत सारे जो खेत थे, इनके मालिक थे, उन्हें क्या कहा जाता था? जमींदार कहा जाता था। और जो उच्च वर्ग है इन्हें सभी प्रकार के अधिकार भी दिए जाते थे। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न वर्ग या कृषक वर्ग। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं। एक तो इनकी जनसंख्या अधिक थी, ठीक है, इसलिए और इन्हें जो है निम्न वर्ग में रखा गया था। ये जमीनहीन यानी कि या तो जमीन इनके पास नहीं थी या तो ये किराए पर रहते थे। ठीक है, जमीनहीन का मतलब हो गया कि या तो इनके पास जमीन थी ही नहीं या थी भी तो वो किराए की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे इन लोगों को, जो निम्न वर्ग के लोग थे यानी कि जो कृषक वर्ग था, उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है, यानी कि यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। अब आप देख लीजिए कि एक जो समाज है वो दो भागों में विभाजित है, जिसमें कि उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है। और किस तरीके से इन दोनों में असमानता है ये आपको, ये जो मैंने बताया इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, है ना, बिल्कुल क्लियर होगा। भाई किसी को इतने सारे अधिकार दिए जा रहे हैं, किसी को अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है, किसी के पास बहुत सारे जमीन है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि कितनी असमानता थी समाज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया और वह था मध्यम वर्ग। ठीक है, 19th सेंचुरी के बाद एक नया, ठीक है, एक नया वर्ग जो है वो इसमें जुड़ गया जिसे कि मध्यम वर्ग कहा गया। ठीक है, पहले जो यूरोपियन समाज था 19th सेंचुरी से पहले, यूरोपियन समाज जो था वो दो असमान भागों में विभाजित था, जिसे कि हमने अभी ऊपर इनमें देखा। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद एक नया वर्ग, एक नया जो हिस्सा है वो भी इसमें समाज में जुड़ गया, जिसे कि मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर इस मध्य वर्ग में कौन कौन से लोग शामिल थे। ठीक है,
चलिए देखिए, नया मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग, इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी इत्यादि। ठीक है, पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी कि उदारवाद राष्ट्रवाद। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद। जो नया मध्यम वर्ग था, इसमें किस तरह के लोग थे? जो पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है ना, यानी कि जो टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, इंडस्ट्रियल जो होते हैं, इंडस्ट्री जिनकी होती है, ठीक है ना, और जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी, तो इस तरीके के जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, ये तीसरा जो वर्ग था उसमें थे। और पढ़े लिखे होने के नाते इन्हें पता था कि इनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी थी, इसलिए इन्होंने क्या किया था कि एक समान कानून की इन्होंने मांग की थी। ठीक है, चलिए, इसीलिए कहा जाता है कि भाई पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, अपने अधिकारों की जानकारी होने के लिए भी, ठीक है, और अपने कर्तव्यों की जानकारी होने के लिए भी आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, उदारवादी राष्ट्रवाद। इसमें क्या क्या बातें हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये जो लोग थे, जो मध्यम वर्ग था, तो इन्होंने एक समान कानून की मांग की थी ना, तो इसमें अब क्या क्या उन्होंने मांग की थी? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग थी, कानून के समक्ष सब एक समान हो, ठीक है ना, सरकार का पक्षधर, बाजार की स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखिए, इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार जो है वो सब जगह फैलने लगा। ये जो उदारवादी राष्ट्रवाद था, इसके चलते राष्ट्रवाद का यानी कि नेशनलिज्म का जो थॉट था वो सभी जगह फैलने लगा। ठीक है, और इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। तो आपको अगर लिखने के लिए आएगा फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे कि यूरोपियन समाज जो था वो पहले दो असमान भागों में विभाजित था, जिसमें कि उच्च वर्ग था और निम्न वर्ग था। और आप उसको भी थोड़ा पॉइंट्स में, कभी भी एसएसटी के जब क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, तो उसको पॉइंट्स में लिखते हैं, तो उसके नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो पहले आप उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इनको अच्छे से पहले एक्सप्लेन करिएगा, फिर आप बताएंगे कि आफ्टर 19th सेंचुरी एक नया जो वर्ग था, मध्य वर्ग, ये उसमें इंक्लूड हो गया, जुड़ गया उनके साथ में, जिसमें कि सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि शिक्षक थे, डॉक्टर थे, उद्योगपति थे, व्यापारी थे, और पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की। ठीक है, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, अब इस उदारवादी राष्ट्रवाद के अंदर क्या क्या उनकी जो मांग थी, एक समान कानून की जो उन्होंने मांग की, और उदारवादी राष्ट्रवाद, तो उसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं? तो उसमें आती हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष सब एक समान हो। ठीक है, ये सब इनकी मांगे थी। ठीक है ना, ये पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने ये सारी मांगे की थी। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से आपको लिखनी होगी। और ये भी कि हाँ चलो, इसी की वजह से जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं आगे क्या है इसमें। और चलिए आगे देखिए, इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी कि सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। ठीक है, जो सीमा शुल्क लगता था उसे ये खत्म नहीं कर पाया, इसके लिए एक संगठन बनाया गया। ठीक है, ये जो सीमा शुल्क था इसे खत्म नहीं कर पाया गया, तो इसके लिए एक संगठन का निर्माण किया गया, जिसका नाम था जॉल बेराइन। ठीक है, इसका नाम क्या था? जॉल बेराइन। ठीक है, अब देखिए कि जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो मुद्राओं की संख्या थी उन्हें 2 कर दी गई, जो कि इससे पहले 30 से भी ज़्यादा थी। ठीक है, मुद्राओं की संख्या को लिमिट कर दिया गया, सिर्फ 2 कर दिया गया, जो कि पहले 30 से भी ज़्यादा थी। ठीक है ना, आगे देखिए, नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। ठीक है, नेपोलियन के समय में वोट कौन दे सकता था? ऐसे पुरुष, स्त्री तो दे ही नहीं सकती थी, और ऐसे पुरुष जिनके पास की धन हो वही वोट देने के अधिकारी होते थे। ठीक है, चलिए अब आइए हम पढ़ते हैं जॉल बेराइन क्या है। ठीक है ना, जो संगठन बनाया गया जॉल बेराइन, उसके बारे में जानकारी हम देखते हैं कि क्या है।
देखिए समझिए, यह एक जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है ना। ज़ोलवेराइन क्या था? जर्मन शुल्क संघ, ठीक है ना, जिसमें कि अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे, ठीक है। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो कि पहले 30 से भी अधिक थी, ठीक है। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक बना, ठीक है, ज़ोलवेराइन, ठीक है। तो ये जो संघ था ये जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक बना। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्या है, रूढ़िवाद या रूढ़िवादी, ठीक है। चलिए देखिए, 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके लिए ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन इनने मिल करके काम किया था, ठीक है। 1815 में नेपोलियन को हराया गया था और उसको हराने में ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन इन सभी ने मिलकर एक साथ कार्य किया था, ठीक है, जिसे कि वाटरलू की लड़ाई कहा जाता है, ठीक है ना। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को 1815 में हरा दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी उसमें, ठीक है, 1815। क्लियर? इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको खत्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि, ठीक है, वियना ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है ना। जो भी नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उन सभी को खत्म कर दिया गया और इसके लिए एक समझौता किया गया, एक ट्रीटी की गई जिसे कि क्या कहा गया? वियना समझौता या वियना संधि, यानी कि ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। और इस संधि के अंतर्गत, इस ट्रीटी के अंतर्गत मुख्यतः 3 निर्णय लिए गए, जो मेन रूप में 3 डिसीजन लिए गए, ठीक है। पहला क्या था कि पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए, ठीक है। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस जो है वो अपना विस्तार न कर सके, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या निर्णय लिया गया कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए वंश को सत्ता में बहाल किया गया, ठीक है। और तीसरा जो निर्णय था, राजतंत्र को जारी रखा गया। तो ये जो था ट्रीटी ऑफ वियना, इसके अंतर्गत जो 3 निर्णय लिए गए थे वो ये 3 निर्णय है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। और आप क्या करेंगे, और आप मेरे वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करिए। आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इसको, ये वाला जो वीडियो है ये देखने से पहले इसका जो पार्ट 1 है, ठीक है ना, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और बिल्कुल आप आराम से, आप चाहें तो इसे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके और आराम से इसको आप कॉपी कर सकते हैं। आपके लिए बना बनाया नोट्स है, आपको फिर कहीं भी नोट्स बनाने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल आराम से सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है, बस जस्ट आपको वीडियो देखना है, इसको समझना है और इसको रोक रोक करके, बीच बीच में रोक करके आप इसे चाहें तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।